हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा होगा सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये अक्सर सेमेस्टर 1 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक हो गया बिग बैंग थ्योरी। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की संरचना एवं संघटन का वर्णन करें। तो वायुमंडल के बारे में बताना है। तो चलिए उत्तर को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का क्या है, उत्तर क्या है, वायुमंडल एक विस्तृत गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर चारों दिशाओं में विस्तृत रहता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हम लोग सिंपल साधारण भाषा में बोले तो हमारे यानी पर्यावरण में चारों ओर से जो गैसीय आवरण है, यानी गैसों का जो आवरण है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है, क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक आवश्यक गैसें आवश्यक गैसें ऊर्जा तथा जल आदि प्राप्त होते हैं। आवश्यक गैसें में क्या क्या आ जाते हैं, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और है ये N2 यानी कि नाइट्रोजन। ये सभी क्या है कि जीव मंडल के सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए क्या है, तो आवश्यक है। तो O2 जो है वो मनुष्यों के लिए आवश्यक है, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, और CO2 ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, और N2 ये पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। आगे है वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को रोकने का कार्य करता है। यानी कि क्या करता है वायुमंडल, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण जो होती है उसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। आगे है आगे है दूसरा पॉइंट है, यह परावैंगनी सौर विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो यह क्या करता है, परावैंगनी किरण जो आती है उसको भी अवशोषित कर लेता है। तीसरा है धरातल को अधिक गर्म होने से बचाता है। तो वायुमंडल क्या करता है, धरातल को अधिक गर्म होने से भी बचाता है। अगला पॉइंट है, समुद्र तल से 16 से 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई का अनुमान किया गया है। आगे है वायुमंडल के संघटक। तो वायुमंडल के संघटक कौन कौन से हैं, तो वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूलकणों से मिलकर बना है। इसके मुख्य संघटक निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से संघटक है, पहला है गैसें। तो इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, तथा आर्गन जो है वो 0.93% है। प्रमुख अस्थिर गैसें हैं, ये जो है ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन जो है वो एक अस्थिर गैस है। अस्थिर गैस यानी कि इनका जो परसेंटेज है वो बदलता नहीं है। लेकिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि परिवर्तनशील गैसें हैं। ये जो है परिवर्तनशील गैसें हैं, ये बदलते रहता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन श्वसन के लिए ऑक्सीजन श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन क्या है, श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए तथा तथा ओजोन हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। आगे है दूसरा पॉइंट हमारा है जलवाष्प। तो जलवाष्प में क्या है, यह वायुमंडल का परिवर्तनशील घटक है जिसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। बादल, वर्षा, कोहरा, ओस आदि जलवाष्प के कारण बनते हैं। तो ये सभी क्या है, बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, जलवाष्प जो है ये सभी जलवाष्प के कारण बनते हैं। तो ये सभी क्या है, जलवाष्प के कारण बनते हैं। अगला है धूलकण। तीसरा क्या है, धूलकण। तो इसमें धूल, धुआं, समुद्री नमक एवं परागकण शामिल होते हैं जो बादल एवं वर्षा बनने में सहायक करते हैं। तो ये जो है बादल और वर्षा बनने में क्या करता है, सहायक करता है। अगला है हमारा वायुमंडल के संरचना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये हमारा 3 पॉइंट है।
संघटक कौन कौन से हैं? तो वायुमंडल के जो संघटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो गैसें हो गए, कुछ गैसें हैं, फिर जलवाष्प हैं और क्या है, धूलकण है। आगे हम लोग जानेंगे वायुमंडल के संरचना। तो इसका संरचना क्या 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 है? तो वायुमंडल के संरचना को दो आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर? तो दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है तापीय और दूसरा क्या है, रासायनिक संरचना। तो पहला तापीय और दूसरा रासायनिक संरचना है। तो इसमें क्या है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो तापीय संरचना को के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को छोटे शॉर्ट में रासायनिक संरचना के बारे में भी बता देती हूँ। तापीय संरचना में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसमें पहला हो जाता है क्षोभ मंडल, फिर दूसरा हो जाता है समताप मंडल, तीसरा हो जाता है मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल और पांचवा जो होता है वो वायुमंडल होता है। और इसमें जो होता है रासायनिक संरचना में क्या होता है? तो रासायनिक संरचना में दो आते हैं। एक आता है सममंडल और दूसरा आता है विषम मंडल। एक आता है सममंडल, एक सममंडल आता है और दूसरा क्या आता है, विषम मंडल आता है। दूसरा विषम मंडल आता है। तो दूसरा विषम मंडल और पहला जो होता है वो सममंडल आता है। तो इसमें क्या होते हैं, सममंडल में क्या होते हैं कि इसकी जो ऊंचाई होती है, सममंडल की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 80 से 90 किलोमीटर के आसपास होती है। 80 से कहाँ से? तो धरातल से, ठीक है। तो धरातल से इसका जो ऊंचाई होता है वो 80 से 90 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसमें जो गैस पाई जाती है, यानी कि गैसों का जो अनुपात होता है, ये जो होता है वो अस्थिर होता है। इसमें ये जो गैसों का अनुपात है वो बदलता नहीं है, अस्थिर रहता है। तो गैसों के अनुपात में इसमें जो गैसें आ जाते हैं वो ऑक्सीजन आता है, आर्गन आता है, नाइट्रोजन आता है, ठीक है। और जो ये है विषम मंडल, ये विषम मंडल जो है धरातल से इसकी ऊंचाई जो है 90 किलोमीटर के आसपास होती है और इसमें गैसों का अनुपात जो है वो बदलता रहता है, यानी कि अस्थिर रहता है, इसमें बदलता रहता है, ठीक है। तो बदलता रहता है। आगे हम लोग जानेंगे। तो ये रासायनिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी होगी। तो अगर आप पॉइंट को बढ़ाना चाहते हो और लिखना चाहते हो तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो। आगे हम लोग इसमें जानेंगे तापीय विशेषता के आधार पे। तो तापीय विशेषता के आधार पे पहला है क्षोभ मंडल। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जो है क्या है, इसमें क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इसमें सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे है दूसरा है इसका, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? तो 10 से 13 किलोमीटर के आसपास होती है। तो 10 से 13 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। मौसम की सभी घटनाएं, अगला है मौसम की सभी घटनाएं जैसे वायु, वर्षा, तूफान तथा जलवाष्प, धूलकण इसी मंडल में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है घटनाएं किसमें, मौसम की सभी घटनाएं किसमें मिलती है? तो क्षोभ मंडल में मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि मौसम की जानकारी हमें किस मंडल से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो क्षोभ मंडल से प्राप्त होती है। आगे है, इस मंडल में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री की दर से तापमान में कमी होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि 6.5 डिग्री की दर से क्या तापमान में कमी आने लगती है। आगे है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। आगे है, इसका दूसरा पॉइंट है समताप मंडल। तो समताप मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। आगे है, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी कि 50 किलोमीटर मानी जाती है। इस मंडल में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है तापमान में, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। कि आएगा कि ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। आगे है, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोस्पोज कहा जाता है। स्ट्रेटोस्पोज कहा जाता है क्या? तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं समताप सीमा। तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। आगे है तीसरा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर
की ऊंचाई तक पाया जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाता है। तो उल्कापिंड जो होता है इसी में आकर नष्ट हो जाता है। और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? मेसोपोज कहा जाता है। तो इसको मध्य सीमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है चौथा, तापमंडल। तो मध्य मंडल के ऊपर वाली परत को तापमंडल कहते हैं। और तापमंडल रेडियो संचार में मदद करता है। तो तापमंडल क्या है? रेडियो संचार में मदद करता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। आगे है पांचवा, वायुमंडल। तो तापमंडल के ऊपर वाली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो तापमंडल के बाद जो आती है उसके ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है। तो सबसे निचला परत क्षोभमंडल होता है और सबसे ऊपर वाला परत क्या होता है? तो वायुमंडल होता है। इस मंडल में वायु अत्यधिक विरल होती है। इसमें क्या होता है कि वायु जो होता है वो अत्यधिक विरल होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। तो हीलियम पूछा जाएगा कि हल्की गैसें जो हीलियम और हाइड्रोजन है वो किस में पाया जाता है? तो वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया आज का वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में। तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो यूज़फुल रहा हो आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आप लोगों को और वीडियो मिलता रहेगा।